फ्रेंड्स, मैं स्वाति शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आर जर्नी पर। मैंने इस चैनल का नाम आर जर्नी इसलिए रखा क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ऑल लेडीज़ हैव टू गो थ्रू सच काइंड ऑफ जर्नी जिससे मैं गुजर रही हूँ, जो मैंने अब तक भी ट्रैवल की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी औरतें किसी न किसी वजह से, किसी न किसी सर्कमस्टांसेस में एक काइंड ऑफ जर्नी तय करती हैं, अ, चाहे अपनी ग्रोथ के लिए या अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए या अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए, लेकिन हर एक औरत ये ज़रूर करती है। तो इसलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा है आर जर्नी। तो आज मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाने की जगह आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ बाय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये कहानी मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत रेलेवेंट लगी मुझे। तो मैं शुरू करती हूँ। राजा साहब को ठेंगा दिखाया, ये है कहानी का शीर्षक। लोग कहते हैं ऐसा लिखा जाए कि एक मतलब हो, उसी वक्त समझ में आ जाए, अपढ़ लोग भी समझें। बात बहुत सीधी है। मुझे एक उदाहरण याद आया, लिखता हूँ। यह लिखा हुआ उद्धृत नहीं, देखा हुआ है। तब तक आप लोग ठेंगा दिखाने का मुहावरा याद रखें। बंगाल और उड़ीसा को जोड़ने वाली एक नहर है, रूपनारायण से काट कर कटक तक निकाली गई है। यह केवल आबपाशी के लिए नहीं, इससे व्यवसाय भी होता है। बड़ी बड़ी नावें चलती हैं। इसके किनारे पद्मदल राजधानी है। राजा साहब के छोटे छोटे स्टीमर, बोट, लॉन्च, बजरे, किश्ती, डोंगी आदि राजधानी के पास चौड़ी की हुई नहर के एक तरफ बंधी रहती हैं। इफ़ यू विजुअलाइज दिस यू विल गेट टू नो कि किस तरह से ये चीज़ें नहर के एक कोने पे बंधी रहती हैं, एक किनारे पे। जेठ का महीना, सूरज डूब रहा है। जोरों से बहती हुई मलय वायु में षोडशी का स्पर्श मिलता है। यह केवल दक्षिणी हवा बंगाल की आधी कविता है। प्रासाद शिखरों से सुनहली किरणें लिपटी हैं। उन्हीं के प्रेम की सांस जैसे दक्षिणी हवा में बह रही है। बड़े बड़े तालाबों में श्वेत और रक्त कमल खुले हुए अनुभव जैसे लौट रहे हैं। स्वच्छ, कीमती, चौड़ी किनारी वाली, बारीक, ठोस बुनी, बंगला ढंग से कोंछीदार शांतिपुरी धोती, रेशमी शर्ट और सुनहरे स्लीपर पहने, चश्मा लगाए राजा साहब नाव की सैर के लिए निकले हैं। देखा आपने, कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है राजा साहब के पहनावे का। रास्ते में 3 ड्योढ़ियां पड़ती हैं, हौदा कसे हाथियों के निकलते, आधी और ऊंची। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े तालाब, साफ सुथरे दूब जमाए पार्क, दोनों बगल बटम पाम की कतारें, दूर के देशी बगीचों से बेला, जूही और कमलों की खुशबू आती हुई। मुझे लग रहा है मैं वहीं खड़ी हूँ। पहली ड्योढ़ी में बैठे हुए राजा साहब के मुसाहब उनके आने पर कतार बांधकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उद्दंड प्रसन्नता के साथ हो गए। अर्दली सिपाही खानखामे प्रासाद से आए थे। पहली, दूसरी और तीसरी ड्योढ़ी के सिपाही क्रमशः किर्च निकाल निकाल कर राजा साहब को बाएं रखकर दाहिने हाथ से सलामी देते गए। तीसरी ड्योढ़ी प्रासाद के अहाते को घेरने वाले जलाशय चौड़ी खाई के किनारे हैं। खाई के ऊपर से पुल है। राजा साहब निकलकर नहर घाट की तरफ चले। स्टीमर, लॉन्च, मोटर बोट और देशी किश्ती वाले मुसलमान नौकर, कप्तान और माझियों ने भी उसी प्रकार कतार बांधकर सलाम किया। राजा साहब खुली छत वाली एक अंग्रेजी कट की देशी किश्ती पर पतवार पकड़कर बैठ गए। पीछे पीछे मनोरंजन के लिए पले पहलवान जैसे मुसाहब आकर एक एक तख्ते पर डांड संभाल कर बैठे हैं। माझी खड़े रहे। सिपाही और अर्दली नहर के किनारे किनारे बोट के साथ दौड़ लगाकर रहने के लिए लांग समेटने लगे। किश्ती चली, किनारे किनारे सिपाही दौड़े। 1.5 मील के फासले पर शक्तिपुर नाम का एक बागी गांव है। वहां विश्वंभर भट्टाचार्य नाम का एक ब्राह्मण रहता है। राजा साहब कई रोज से एक किश्ती पर हवाखोरी करते हैं। देखकर, सोच विचार कर, लांग चढ़ाकर अपने गांव के पास नहर के बांध पर खड़ा विशंभर राजा साहब की प्रतीक्षा कर रहा है। सिपाही लोग दौड़कर कुछ ही दूर तक साथ रहते हैं। 8-8, 10-10 पट्टों की डांड मारी किश्ती तीर सी चलती है। 3-4 फरलांग के बाद सिपाहियों का दम खुल जाता है। किश्ती आगे निकल जाती है। पीछे पीछे लठ लिए दुल्की दौड़ते आते हैं। जब शक्तिपुर के पास किश्ती पहुंची तब सिपाही 3-4 फरलांग पीछे थे। विश्वंभर राजा साहब की ताक में ही खड़ा था। जब किश्ती आती हुई 100 गज फासले पर रह गई तब उसने एक अद्भुत प्रकार की ध्वनि की जिससे राजा साहब का ध्यान आकर्षित हुआ। राजा साहब को अपनी तरफ देखते हुए देखकर
उसने हवा में उंगली से लिखकर राजा साहब की ओर खींचा, फिर पेट खिलाकर दोनों हाथों को मरोड़ा, फिर दाहिने हाथ से मुंह थपथपाया, फिर दोनों हाथों के ठेंगे हिलाकर राजा साहब को दिखाया। राजा साहब देख रहे थे। डांट धीमी कर देने का कहा। फिर कर देखा, सिपाही दूर थे। किश्ती धीरे धीरे चलती रही। विश्वंभर पीछे पीछे दोनों हाथों से पेट दिखाता, ठेंगे हिलाता दौड़ा। राजा साहब जब सिपाहियों को फिर कर देखते थे तब पहले विशंभर ठेंगे हिलाता हुआ देख पड़ता था। बांध पर और भी आ जा रहे थे। कुछ भले आदमी हवाखोरी को निकले हुए मुस्कुरा रहे थे। किश्ती की चाल धीमी देखकर सिपाहियों ने जल्दी की। नजदीक जाकर एक अनजाने को बेदबी करते देखकर राजा साहब की तरफ देखा। राजा साहब ने इशारे से सिर हिलाया। सिपाही विश्वंभर को पकड़कर प्रहार करने लगे। किश्ती लौट चली। सिपाहियों ने आते हुए विश्वंभर की मुद्राएं देखी थी, जिनका अर्थ समझने में उन्हें देर नहीं हुई। उसे मारते हुए कहने लगे, क्यों रे, हमारे महाराजा रियाया की जबान बंद करते हैं, पेट भी मारते हैं, ठेंगा दिखाता है हमारे महाराज को, इतना भी नहीं समझता। विश्वंभर को पीट कर दोनों गदोरी और उंगलियां कुचलकर सिपाही चले गए। खबर विश्वंभर के घर पहुंची। उसकी पत्नी, 17 साल की विधवा बेटी और 9 और 5 साल के छोटे लड़के फटे कपड़े पहने रोते हुए बांध पर पहुंचे। गांव के और लोग भी गए। विश्वंभर को संभालकर उठा लाए, खाट पर लेटा दिया। गर्म हल्दी चूना लगाने लगे। राजा साहब के जासूस छद्मवेश से पता लगाते रहे। गांव के कुछ भले मानस गर्म पड़े पर कुछ कर न सके। राजा साहब का प्रताप बड़ा प्रबल है। उनके विरोध में कुछ करने की अपेक्षा विश्वंभर के समर्थन में कुछ करना अच्छा है, यह सोचकर उसी की सेवा करने लगे। विश्वंभर बड़ा सीधा सच्चा ब्राह्मण है। विशेष पढ़ा लिखा नहीं, किसी तरह पूजा कर लेता है। शक्तिपुर से 3 कोस दूर रंगनगर में राज्य की विशालाक्षी देवी हैं। विशंभर इनका पूजक है। 3 रुपये महीना और रोज पूजा के लिए 3 पाव चावल और 4 केले पाता है। घर में 5 आदमी खाने वाले हैं। बड़े दुख के दिन होते हैं। इधर 20 महीने से उसे वेतन नहीं मिला, केवल 3 पाव चावल का सहारा रहा। कुछ और काम वह, उसकी पत्नी और बेटी तीनों अलग अलग कर लेते हैं, फिर भी पेट भर को न होता था। विशंभर ने तनख्वाह के लिए इधर साल भर में 2 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें दी थी, पर सुनवाई नहीं हुई। इस बार प्राणों की भाषा में उसने अपने भाव प्रकट किए थे। हवा में लिख कर कूच कर बताया था, तुम्हें लिख चुका हूँ। पेट मल कर कहा था, भूखों मर रहा हूँ। मुंह थपथपा कर और ठेंगे हिलाकर बतलाया था, खाने को कुछ नहीं है। उतने प्रकाश में, इतनी स्पष्ट भाषा में समझाया था, पर राजा साहब ने अपमान समझा। सिपाहियों ने दूसरे अर्थ लगाए। जासूसों ने राजा साहब को समझाया कि शक्तिपुर के बागी विशंभर से मिले हैं। उन्होंने उसे बेवकूफ़ जानकर महाराजा का उससे अपमान करवाया। विशंभर सरकार की नौकरी का ख्याल छोड़कर बागियों से मिला है। जासूसों ने इस प्रकार अपनी रोटियों का प्रबंध किया। कुछ दिनों बाद घाव पुरने पर स्टेट की तरफ से विशंभर को आज्ञा पत्र मिला, अब तुम्हारी नौकरी की सरकार को आवश्यकता नहीं रही। कुछ समझे आप? देखा आपने? क्या इस कहानी से आप कुछ समझे? इसलिए इन महान साहित्यकारों की रचनाओं को टाइमलेस कहा जाता है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं लिखी गई हैं। क्या दूरदर्शिता रहती होगी इन राइटर्स की, इन इतिहासकारों की, जब वो इस तरह की रचनाएं लिख जाते थे। अगर हम आज के परिवेश में इस कहानी को ढाल के देखें तो आपको समझ में आएगा कि आज भी वही सब हो रहा है। किसी एक व्यक्ति विशेष की पर्सनल शिकायतों को या परेशानियों को इतना बड़ा नेशनल एजेंडा बना दिया जाता है। जेएनयू के छात्रों द्वारा किए गए काम को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो ले दे के, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो या कुछ भी हो, एक कहानी को कैसे मिर्च मसाले के साथ परोसना है, किसी भी विषय को कैसे एक नेशनल एजेंडा बनाना है, ये सब कुछ मीडिया के हाथ में है। लेकिन हम आप कॉमन मैन हैं, कॉमन वुमेन हैं, तो हम इस मीडिया के और इन झमेलों में नहीं पड़ेंगे। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की कहानियाँ प्लीज़ पढ़ते रहिए, नहीं तो मैं सुनाती रहूँगी और आप जान जाएंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें डे टू डे अफेक्ट करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें जानने के लिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।